welcome to all students in this most interesting topic that is money and credit. We were discussing about this topic, and today I would like to discuss about the functions of any commercial bank. You all know about a commercial bank. The aim of the commercial bank is how to gain more and more maximum profit, and on the basis of that aim, any commercial bank runs smoothly. So today I would like to discuss about the three aspects or three system of bank that are to accept deposit, to provide loans, and to create credit. These three words depends upon the system of bank. यानी यह जो है तीनों शब्द, एक ऋण स्वीकार करना, जमा लेना, दूसरा ऋण प्रदान करना और तीसरा शाख का सृजन करना। याद रखेंगे कि बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं होता है। बैंक के पास जो भी पैसा होता है, देश के नागरिक का जो इनकम का कुछ अंश होता है वो बैंक में रहता है, डिपॉजिट होता है, और उसी डिपॉजिट के आधार पर बैंक तमाम प्रकार की क्रियाकलाप को सुनिश्चित करता है। तो बैंक का पहला कार्य क्या है कि डिपॉजिट लेना। इसके बारे में हम इसके इतिहास को हम पिछले दिन चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी रुपये जमा होते हैं वो रुपये बैंक में इस प्रकार से समायोजित रखा जाता है, किया जाता है, ताकि बैंक में जिन्होंने रुपया जमा किया है उस रुपया को वो इंटरेस्ट सहित जब डिपॉजिटर को वो अदा करेगा। तो कल्पना कीजिए कि बैंक में यदि रुपया यूं ही जमा हो जाए और उसको कुछ भी नहीं किया जाए और बंद कमरे में या स्ट्रांग रूम में लॉकर में रख दिया जाए, तो ये कोनो वायरस है कि धीरे धीरे स्वतः स्प्रेड होते जाएगा, फैलाव होते जाएगा, पैदा होते जाएगा। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बैंक को उस जमा को आम पब्लिक के बीच में वह ऋण प्रदान करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में जमा करने वालों की कमी नहीं है, बैंक में जमा करने वालों की कमी नहीं है। उसी प्रकार से देश में ऋण लेने वाले भी लाखों लाख होते हैं। जिस प्रकार से जमा करने के लिए बैंक में भीड़ रहती है, उसी प्रकार से निकासी लोन लेने के लिए भी बैंक में काफी भीड़ है। तो स्वाभाविक है कि बैंक उस जमा राशि को वह आम नागरिकों के बीच जो ऋण लेना चाहता है उसे ऋण प्रोवाइड करता है। उसके लिए तर्क है, कंडीशन है, बैंक ऐसे ही किसी व्यक्ति को ऋण नहीं दे देता है।
बैंक उसकी एवज में वो सिक्योरिटी चाहता है। बैंक को यदि लगता है कि संबंधित व्यक्ति विश्वासी है, उसके पास में अचल संपत्ति है, उसके गारंटर ऑथेंटिक हैं, तो इन तमाम आधार पर बैंक किसी भी व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है। तो अब कल्पना कीजिए कि यदि बैंक में 5,000 करोड़ रुपया है, जमा, तो इस जमा को वह क्या करेगा? जब तक वह दूसरे किसी कार्य में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ये यूं ही पड़ा रहेगा, उससे अतिरिक्त आय नहीं होगी। और जब अतिरिक्त आय नहीं होगा तो फिर जिन्होंने जमा किया है फिर उसको इंटरेस्ट के साथ कहां से लौटाएगा? फिर बैंकिंग सिस्टम जो इतना बड़ा है, जो करोड़ों अरबों रुपये महीना खर्च होता है, उसका एडजस्टमेंट कहां से होगा? तो ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है। इसीलिए बैंक क्या करता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख, मान लीजिए आप राउंड फिगर में रख दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। माना कि तत्काल आप लीजिए कि 10 लाख उन्होंने जमा किया। किसने जमा किया? तो डिपोजिटर ने जमा किया, आम नागरिक ने बैंक में रुपये जमा किए। अब बैंक का पहला कार्य हो जाता है इस जमा को क्या करना है? तो ऋण के रूप में देना है आम नागरिक को। लेकिन याद रखेंगे, बैंक के पास में जो भी जमा आता है सबका सब रुपया वह बैंक आम नागरिक को ऋण नहीं देता है, ऋण के रूप में नहीं देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो व्यक्ति आज जमा किया है, संभव है कि आज ही कई ऐसे व्यक्ति होते हैं आज लोग जमा किए हैं लाख रुपया और उसी समय कोई इमरजेंसी हुआ तो 10,000 20,000 रुपया लेने के लिए फिर बैंक आना पड़ा। या कभी ऐसा होता है कि 5 दिन 10 दिन में उस रुपया का कुछ अंश निकालना होता है, या महीना 2 महीना में निकालना पड़ता है, या 6 महीना साल भर में निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से डे टू डे रुपया का ट्रांजैक्शन यानी लेन देन चलता रहता है। इसीलिए वो डे टू डे रुपये का ट्रांजैक्शन विधिवत रूप से होते रहे। जिन्होंने रुपया जमा किया है वो जब भी चाहे तो उससे रुपया निकाल सके, इस प्रकार का प्लानिंग बनाता है बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो माना कि 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपया बैंक में जमा आया, तो उस जमा का एक सर्टेन परसेंट, उस जमा का मान लीजिए कि लगभग 90%, तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। तो 10 लाख में से 9 लाख बैंक क्या करेगा? आम नागरिक को ऋण प्रदान करेगा। ठीक है। और शेष 1 लाख जो है वो अपने पास में, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी एंड द नेचर ऑफ टाउन और सिटी वेयर देयर इज दैट बैंक इज एस्टैब्लिश्ड। यानी वो कितना रुपया अपने पास में रखेगा, यह निर्भर करता है कि मार्केट जहां पर बैंक एस्टेब्लिश है, जहां पर बैंक है, वह है किस प्रकार का मार्केट है, या नगर है तो किस प्रकार का है।
तो इस पर निर्भर करता है। तो इसमें जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो हम डिटेल्स में सबको बताएंगे। और गजब का इसमें सामंजस्य होता है, गजब का इसमें एक तरह से कहा जाए कि वो जादू का काम करता है। कैसे? अब ये 1 लाख रुपया अपना पास में बैंक रख लिया और 9 लाख रुपया बैंक क्या करेगा, आम नागरिक को लोन दे देगा। ठीक है। अब देखिए ये 1 लाख क्यों रखा अपने पास? क्योंकि हो सकता है कि जिसने रुपया जमा किया उसमें से कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन कभी भी रुपये की आवश्यकता पड़ गई या उसी विशेष कार्य पड़ गया तो पुनः दौड़ के जाना होता है बैंक से पैसा निकासी के लिए। तो बैंक यह नहीं कहेगा अरे भाई साहब आपने रुपया हमारे पास जमा किया, हमने तो उस रुपया को लोन पर यानी ऋण के रूप में आम नागरिक को दे दिया, मैं कहां से लाऊंगा। यदि ऐसा बैंक मैनेजर कह दे तो बैंक मैनेजर का आम नागरिक सर छोड़ देगा, क्योंकि उनको तत्काल रुपये की आवश्यकता है। इसीलिए वो इन डे टू डे रुपये के ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास में कुछ रुपया अनिवार्य रूप से रखता है। इसी को हम लोग कहते हैं SLR। ठीक है। लेकिन नियम है, यानी ये है बैंक अपने पास जो रुपया जमा रहता है उसका एक निश्चित परसेंट अपने बैंक यानी बैंक के पास जो भी रुपया जमा आया उसका एक निश्चित परसेंट क्या करता है, अपने पास जमा रखता है। उसी को क्या कहा जाता है, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और दूसरा क्या है कि बैंक का जो सिस्टम है, हम पिछले दिन चर्चा किए थे, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? मैंने चर्चा की थी पहले, RBI को। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसमें क्या है कि बैंक चूंकि उसके गार्जियन होते हैं, बैंक उसके अभिभावक होते हैं, इसीलिए बैंक के पास एवज के रूप में कुछ रुपये अपनी जमा का एक निश्चित परसेंट वहां पर जमा रखना पड़ता है RBI में भी। उसी को CRR कहा जाता है। CRR याद रखिएगा, आप लोग पेपर वगैरह में देखते होंगे, टेलीविजन में सुनते होंगे, CRR ये है, SLR ये है, रेपो रेट ये सब है। ऑफलाइन क्लास चलेगा तो डिटेल्स में बताएंगे। तो CRR यही है कि बैंक अपनी जमा का एक निश्चित परसेंट जब RBI के पास जो राशि जमा रखता है उसको CRR, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। ठीक है। और SLR अपनी जमा राशि का एक निश्चित परसेंट डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जो रखता है उसको कहते हैं SLR, याद रखिएगा। तो अब क्या है कि एक निश्चित परसेंट RBI के पास भी रखा जाता है। याद रखिएगा, बैंक RBI जो है, जितने कॉमर्शियल बैंक है उन सारे बैंकों का बैंक है। इसीलिए हम लोग कभी कभी हंसने बोलने के लिए बोल देते हैं, ये लगता है कि कॉमर्शियल बैंक का पप्पा है। ठीक है ना, गार्जियन। तो ऐसा है कि मान लीजिए कि इसमें से 5 लाख रुपये, वो 1 लाख रुपया है तो इसमें से 50,000 रुपया मान लीजिए
कि वो कॉमर्शियल आरबीआई के पास रखा। अब कितना बचा? तो अब बचा 1 लाख रुपया है ना, 50,000 दे दिया इधर दे दिया 1 लाख अपने पास रखा, तो कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया हो गया, ठीक है। तो 10 लाख रुपया वहां ऐसे दिखाई, क्योंकि आज एसएलआर और सीआरआर को भी देखना है। तो 1.5 लाख रुपया 10 लाख रुपया में आप घटा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख घटा 1.5 लाख 1,50,000 बराबर होता है कितना? तो 8,50,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,50,000। यही अमाउंट जो है सामान्यतया कोई भी कॉमर्शियल बैंक ऋणी को, यानी जो ऋण लेना चाहता है बैंक से, इसको वो बैंक उधार के रूप में ब्याज पर उसे ऋण प्रदान करता है। अब देखिए कि बैंक में जो रुपया जमा हुआ है ये 10 लाख रुपया, ये 10 लाख रुपया पर बैंक उसको इंटरेस्ट भी देगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इस पर वो इंटरेस्ट माना कि कितना दिया? इंटरेस्ट यदि वो 6% दिया। अब ये इस पर भी हम बताएंगे अगले दिन कि बैंक डिपॉजिट का जो डिफरेंट टाइप्स होता है। आपने देखा यहाँ पर हमने लिखा है, क्या है? सेविंग डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, आरडी होता है, रेकरिंग डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है। ये फिक्स डिपॉजिट को ही हम टाइम डिपॉजिट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको डिटेल्स में बताएंगे। तो ये जो 6% है, लेकिन बैंक ये किसको देगा? तो डिपॉजिटर को। लेकिन बैंक जिसको जमा दिया है वो 9% ऋणी को वो से लेगा, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में 6 और 9 का जो अंतराल होता है 9% घटा 6% बराबर 3% जो है बैंक का नेट प्रॉफिट होता है। इस 3% में नेट प्रॉफिट भी नहीं कहिए, इस 3% में बैंकिंग सिस्टम पर जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 17 मिनट हो गया जी, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसका सामंजस्य किया जाता है। याद रखेंगे, अगले दिन जब हम आएंगे तो इसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऑनलाइन क्लास में बहुत संभव नहीं है डिटेल्स में बताना। तो यही उसका बैंक का प्रॉफिट होता है, लेकिन इसी में थोड़ा सा बैंक चमत्कार करता है, ठीक है ना। ये ऐसा सिस्टम को डेवलप करता है कि बैंक को बड़ा प्रॉफिट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, शेष अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखेंगे कि हमने केवल यहाँ पर जमा लिया और ऋण प्रदान करने की बात कर रहा हूं, तो दोनों का अंतर प्रॉफिट बैंक का होगा, किंतु अगले दिन हमको आप बताएंगे, याद दिलाएंगे, तो यही से निकालेंगे, फिर उधर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।